हम देखेंगे इसके अंदर अदर टाइप के जो क्वेश्चन रीजनिंग के अंदर आते हैं कि भाई एक तो चैप्टर होते हैं कि दिशा वाले प्रश्न दिशा परीक्षण में, कथन वाले प्रश्न कथन निष्कर्ष के अंदर, ब्लड रिलेशन के रक्त संबंध इस तरह के प्रश्न। अगर किन्हीं चैप्टरों से अलग कई तरह के क्वेश्चन पूछे गए तो ये है अन्य प्रकार के क्वेश्चन कि नई नई शर्तें देकर के कि जिनको किसी चैप्टर में ही नहीं रखा जा सकता। तो एक इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में कभी कभी देखे गए हैं, रेगुलर नहीं आते हैं क्वेश्चन। ये 2024 में कब आया, कभी नहीं आया। 2023 में कब आया, कभी नहीं आया। 2022 में कब आया, आईएएस के पेपर में आया था। कभी कभी आने वाले ये क्वेश्चन हैं। तो इसमें एक विशेष कैटेगरी का प्रश्न होता है अन्य प्रकार के प्रश्न में, चढ़ने और उतरने संबंधी प्रश्न। कि एक छिपकली है, एक बंदर है, इतने मीटर चढ़े एक दिन में, इतने मीटर उतरे। तो जैसे अगर इस क्वेश्चन को थोड़ा बेसिक तरीके से लें अपन, तो इसमें जो है एक बंदर 20 मीटर ऊंचे खंबे को चढ़ने के लिए एक दिन में 6 मीटर चढ़ता है और 4 मीटर उतरता है। 20 मीटर का तो एक खंबा है, ये टोटल ऊंचाई इसकी 20 मीटर है, और इस पर चढ़ने के लिए एक दिन में 6 मीटर चढ़ता है और 4 मीटर उसी दिन में उतर भी जाता है। तो एक दिन के अंदर जो है ये चढ़ तो पाता है इसमें 6 तक, मगर ये 4 उतर भी जाता है, तो एक ही दिन के अंदर ये वापस पहुंच जाता है कितने पे, 2 पे। तो ये 2 मीटर जो चढ़ पा रहा है, ये चढ़ पा रहा है एक दिन में। एक दिन के अंदर ये 2 मीटर चढ़ देता है। अगर यही हम बात करेंगे कि 2 दिन में 4, इस तरीके से अपन यहां निकाल तो लेंगे, तो इसमें यह तो हो जाएगा कि 2 मीटर इतने में, 4 मीटर इतने में, तो 20 मीटर तक भी पहुंच सकेंगे अपन। मगर वो जो पहुंचेंगे इस कैलकुलेशन से वो गलत होगा, क्योंकि इसमें ये पर डे का केवल 2 ही मीटर नहीं चढ़ता है। वैसे तो एक दिन के अंदर जो ये चढ़ता है ना, वो चढ़ता है 6 मीटर। तो ऐसे प्रश्न में आप हमेशा क्या करें कि यहां जो कुल ऊंचाई थी उसमें से जितना चढ़ता है वो उतार लें, वो घटा दें, और उसके बाद वहां तक का तो आप कर सकते हो डायरेक्ट। जैसे 20 में से अगर ये 6 अपन घटा दें, तो हम यहां पर टारगेट रखेंगे 14 मीटर का, कि 14 मीटर की जो ऊंचाई है, 20 में से 6 घटा के 14 मीटर कितने दिनों में। तो हम जानते हैं कि यदि 2 मीटर एक दिन में, 4 मीटर 2 दिन में, यानी कि जितने भी मीटर होंगे ना उनसे आधे दिन होंगे। यही होगा कि 1 मीटर 2 दिन यानी कि डबल हो गया, 2 मीटर 4 दिन डबल हो गया। तो वैसे ही अगर हमें मीटर के अंदर 2 4 6 नहीं, एक साथ जाना है 14 मीटर, तो 7 दिन में। 14 मीटर यदि 7 दिन में है, तो अब 15वां ही वो दिन होगा जब ये बंदर 20 मीटर की ऊंचाई पे पहुंच जाएगा, क्योंकि 14 मीटर जो है ये 7 दिन में पहुंच गया था। अब 8वां जो दिन होगा, इस 8वें दिन में ये कितने मीटर चढ़ लेगा एक बार, 6। अगर ये 14 मीटर में 6 मीटर चढ़ जाएगा, तो 14 में 6 जोड़ देंगे तो कितने मीटर पे पहुंचेगा। और ये 20 मीटर की जो ऊंचाई है खंबे की, इस खंबे की ऊंचाई पर ये कितने दिन में पहुंचा, तो ये पहुंचा 8 दिन में। और अगर हम ऐसे ही कैलकुलेशन करते चलते, तो हम ये कहते हैं कि 7 दिन में 14 मीटर, तो 8 दिन में 8 का दुगना कितना लिखते हैं हम, 16 मीटर। क्योंकि हम उसमें ये भी ले लेते हैं कि चढ़ने के बाद उतर भी गया, मगर इसने तो ये पूछा था कि उस खंबे की जो कुल ऊंचाई है उस पर किस दिन पहुंच गया था। तो खंबे की जो कुल ऊंचाई है उस पर यह पहुंच गया था 8वें दिन। तो हम यहां पर का निकाल लें, कोई दिक्कत नहीं है कि भाई एक दिन में इतना है तो 2 दिन में इतना है, इस तरीके से निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। मगर बेसिक वहीं तक करो जब तक कि कुल ऊंचाई में से चढ़ने की जो स्थिति है वो घटाने के बाद ऊंचाई नहीं आ जाती, वहां तक तो बेसिक कर लो। मगर उसके बाद में आपको लास्ट वाला जो डे होगा उसमें 2 मीटर नहीं, उसमें आपको चढ़ाना 6 मीटर। और इस चीज को बेसिक की जगह आप चाहो तो इस तरीके से भी कर सकते हो कि कुल ऊंचाई माइनस चढ़ना। एक यहां पर फॉर्मूले में ये गलती है, इसको थोड़ा सुधार दूंगा। चढ़ना माइनस उतरने का भाग लगाते हैं यहां,
कि कुल ऊंचाई में से जितना भी चढ़ना है वो घटाना है। जैसे मैंने इस बेसिक में ही बताया था कि 20 में से 6 घटा दोगे पहले तो 14, इस 14 मीटर की जो ऊंचाई होगी इसमें भाग लगाना है चढ़ने और उतरने के डिफरेंस का, और जो वो पर डे की वैल्यू है वो आएगी 6 और 4 का डिफरेंस कितना, 2। अब यदि हम यहां पर 2 से 14 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 7 बार, और बस उसका अगला दिन जोड़ देंगे क्योंकि 14 मीटर के बाद अगले दिन ये चढ़ जाएगा कितना, 6, और 14 में 6 जोड़ देंगे तो कुल ऊंचाई कहां पे पहुंच जाएगा, 20 पर। तो डायरेक्ट अगर करना हो तो इस तरीके से कर सकते हैं कि कुल ऊंचाई में से चढ़ने को घटा दें और फिर जो है चढ़ने और उतरने के डिफरेंस का भाग लगा दें, तो जो भी वैल्यू आएगी उसके अंदर +1 करके हम डायरेक्ट जा सकते हैं। तो बेसिक तरीके से भी कर सकते हो और इस तरीके से भी कर सकते हो। जैसे कि एक और क्वेश्चन है, 27 फरवरी 2004 को एक छिपकली ने खंबे पर चढ़ना शुरू किया। खंबा 21 मीटर ऊंचा है। छिपकली प्रतिदिन 3 मीटर चढ़ती और 2 मीटर उतरती है। तो ये चढ़ने और उतरने का जो डिफरेंस होगा ये बताएगा एक दिन में कितना मीटर चढ़ी। तो एक दिन में कितना चढ़ेगी, तो 3 और 2 का डिफरेंस 1 होगा, यानी कि 1 मीटर जो चढ़ती है ये वो चढ़ती है एक दिन में। तो ऐसा नहीं कि 21 मीटर के लिए 21 दिन हो जाएं। आप 21 मीटर ऊंचाई में से चढ़ने की जो स्थिति है वो घटा दो, तो 21 में से 3 घटा दें तो 18 मीटर पर 18 दिन में पहुंचेगी। पहले ये निकालना, यहां तक बात समझ में आ गई होगी कि अगर 1 मीटर एक दिन में तो 18 मीटर 18 दिन में, मगर 19वें दिन जो होगा ना वो 1 ही मीटर नहीं चढ़ेगी, क्योंकि एक दिन में वैसे ये छिपकली कितना चढ़ती है, और 19वें दिन अगर 3 मीटर चढ़े तो 18 में 3 प्लस कर दें अगर, तो फिर 21 मीटर की जो ऊंचाई है उस 21 मीटर की ऊंचाई पर कौन से दिन चढ़ गई है, 19वें दिन। अब इसको तारीख में बताना था तो तारीख में ही बता देते हैं। देखो 2004 एक लीप वर्ष है, यानी कि 27 फरवरी को अगर उसने चढ़ना चालू किया और 27 फरवरी को शामिल करते हुए अगर 19वें दिन जाना है तो फरवरी के अंदर दिन 27, 28 और 29वां दिन भी होगा। तो 3 दिन तो हो गए फरवरी के, और 19 दिन में से अगर 3 दिन फरवरी के हो गए तो 16 दिन कहां के होंगे, तो फिर आंसर होगा 16 मार्च, क्योंकि 3 दिन फरवरी के और 16 दिन मार्च के, इस तरीके से हम जाएंगे 19 दिन। तो यहां पे आंसर जाएगा 16 मार्च 2004, आंसर होगा बी वाला। अगर ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना हो कि कुल ऊंचाई दीवार की है 40 मीटर, 1 घंटे में 10 मीटर चढ़ती है तथा 4 मीटर उतर जाते हैं, तो बताइए दीवार के शीर्ष पर यानी कि 40 मीटर की जो ऊंचाई है वो कितने घंटे में छिपकली पहुंचेगी वहां। तो देखो डायरेक्ट अगर उस फॉर्मूले पे जमा करके हल करें, फॉर्मूले में जैसे मैंने कहा ये है चढ़ना माइनस उतरना, तो कुल ऊंचाई है 40, जिसमें से चढ़ने की जो स्थिति है 10 मीटर वो घटा देंगे, तो 40 माइनस 10 कर देंगे तो ये आएगा 30, और चढ़ने और उतरने का डिफरेंस करेंगे तो चढ़ना 10 है और उतरना, तो डिफरेंस जो है 10 और 4 का 6 हो गया, भाग गया 30 में 6 का 5 बार, +1 कर देंगे तो दिन हो जाएगा 6ठा दिन। या दिन की जगह कितने में था, घंटे में था, तो 6 घंटे के अंदर पहुंचेगी। और इसी चीज को यहां पर बेसिक तरीके से करेंगे अगर, तो बेसिक में करने के लिए क्या करोगे कि पहले तो 40 में से 10 घटा लोगे, उसका करना बेसिक, यानी कि 30 मीटर की ऊंचाई पर कब, जबकि 1 घंटे के अंदर 10 चढ़ करके यदि 4 उतरती है तो 1 घंटे के अंदर हम यहां लिखेंगे कि अगर 10 चढ़ करके 4 उतरी है तो ये कितने मीटर चढ़ पाई, 1 घंटे में 6 मीटर, 2 घंटे में 12, 3 घंटे के अंदर 18,
4 घंटे के अंदर 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24 और 5वें घंटे में 30 मीटर। 5वें घंटे में 30 मीटर है, मगर छठे घंटे में अब जो है लेंगे 1 घंटे का पूरा 10 लेंगे। अब ये नहीं कि 10 और 4 का अंतर 6 जोड़ेंगे। 1 घंटे में अब यहां से 5 से 6 घंटा, 1 घंटा है, 1 घंटे में अगर 10 चढ़ जाए तो 30 में 10 जोड़ करके 6 घंटे में किस ऊंचाई पर होगी। और यही पूछा था कि 40 मीटर की जो ऊंचाई है इस पर छिपकली कब पहुंचेगी, तो आंसर था 6। अब बेसिक क्वेश्चन तो यही है, मगर आईएएस आरएएस के पेपर में हम देखते हैं कि क्वेश्चन थोड़ा सा एडवांस बना दिया जाता है कई बार। तो जैसे ये एक क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा फिरा करके पूछा, थीम यही थी, बेस यही था, भिन्न ऊंचाइयों के 3 खंबे बताए और इन तीनों खंभों पे 3 मकड़ियां एबीसी इन खंभों पर एक ही समय पर चढ़ना शुरू करती हैं। एक प्रयास में, जैसे प्रश्नों में था 1 दिन में, 1 घंटे में, वैसे एक प्रयास में ए वाली जो मकड़ी है वो इस एक्स वाले खंबे पर 6 चढ़ करके और कितना फिसलती है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो ए मकड़ी है वो एक प्रयास में कितना चढ़ पाएगी, 5। बी वाली मकड़ी 7 चढ़ करके 3 फिसलती है तो ये 4 चढ़ पाएगी एक प्रयास में 4 सेंटीमीटर। और सी वाली मकड़ी 6.5 चढ़ करके और 2 सेंटीमीटर नीचे फिसलती है तो 4.5। अब यहां पे प्रश्न में जो है खंबे की ऊंचाई निकालनी है, ना कि खंबे की ऊंचाई दी है, तो प्रश्न चेंज हो गया। अब आपका फॉर्मूला तो काम करेगा नहीं, अब काम करेगा बेसिक समझ, कि जो हमने यहां लिख करके प्रश्न को समझा था ना, अब वो समझ काम आएगी। अब एक प्रयास में ये स्थिति है तो 2 प्रयास या 10 प्रयास सब निकाल सकते हो, और निकालना कितने प्रयास है ये भी दे दिया इसने, ठीक है ना। अब प्रश्न में जल्दबाजी करना मत। अभी अगर एक प्रयास में 5 है तो 2 प्रयास में 10, और ये 2 प्रयास में 4 का दुगना 8, और अगर 3 प्रयास हो तो 4 तिया 12 या 5 तिया 15 ऐसे होगा। 3 प्रयास हो, 4 प्रयास हो, उससे गुणा करके निकाल लेंगे अपन कि भाई कितने प्रयास का निकालना है, कि भाई 40 का निकालना है, 10 का निकालना है, 5 का निकालना है, जितने का निकालना हो। अब बात यह है कि अगर सभी मकड़ियों को 40 प्रयास मिलेंगे तो होगा यह कि सबसे ज्यादा जो ऊंचाई पर पहुंचेगी वो ए पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी। यह बात समझने की है सबसे ज्यादा, कि अगर हम बात करते हैं कि इन सभी मकड़ियों को, तीनों को अगर 40 प्रयास मिले हैं तो एक प्रयास पे अगर ये 5 थी, सबसे आगे थी, तो 2 में भी सबसे आगे होगी, 3 में भी और 40 में भी। बात समझ में आई कि नहीं, क्योंकि एक तो आप 5 तिया 15 करोगे, एक आप 5 चौक 20 करोगे, वो सॉरी 5 तिया 15 और 4 तिया 12 करोगे, तो इसका 15 है, इसका 12 है, तो 15 वाला ज्यादा हुआ, ठीक है। अब 40 प्रयास का अगर हम निकालें तो 40 प्रयास का मत निकालना, 39 का निकालना। ये क्या रीजन है, क्योंकि लास्ट वाले प्रयास में ए मकड़ी 5 नहीं चढ़ेगी, 6 चढ़ेगी, तो हम 39 प्रयास का निकालेंगे और तीनों का नहीं। यहां पर यह पूछा था सबसे छोटे खंबे की ऊंचाई क्या है, तो हम जानते हैं सबसे ज्यादा ऊंचाई पर तो ए पहुंचेगी, और सबसे छोटे की अगर बात करें तो कौन पहुंचेगी, बी, क्योंकि ये सबसे कम चढ़ पाएगी, क्योंकि पर प्रयास में इसके चढ़ने की जो सेंटीमीटर है वो कम है। तो 4 गुणा 39 कर लेंगे, तो 4 गुणा 39 करने से 39 प्रयास का आ जाएगा। 4 नाम 36, 4 तिया 12 और 3 15, यानी कि 39 प्रयास में 156 सेंटीमीटर पे पहुंचेगी। और अब अगर लास्ट वाले प्रयास में देखेंगे बी मकड़ी के लिए, तो बी मकड़ी जो है लास्ट वाले प्रयास में कितना चढ़ेगी, कि वैसे तो चाहे 4 चढ़ती है पर पे तो एक प्रयास पे, मगर लास्ट वाले प्रयास में तो पूरा का पूरा जोड़ेंगे 7। और अगर हम लास्ट वाले प्रयास में 39 की जगह 40वें प्रयास में अगर 7 जोड़ दें तो सबसे छोटे खंबे की ऊंचाई आ जाएगी 163। और अगर यही प्रश्न सबसे छोटे की जगह सबसे ऊंचे खंबे की ऊंचाई पूछता तो फिर कैलकुलेशन 4 और 4.5 से नहीं करते, 5 से करते, क्योंकि यह है एक प्रयास में सबसे ज्यादा।
तो 2 प्रयास में भी सबसे ज्यादा होगा और 40 प्रयास में, 39 प्रयास में भी सबसे ज्यादा पर पहुंचेगी। और सबसे ज्यादा पर पहुंचेगी इसका मतलब कि वो जो खंबा है वो सबसे ऊंचा होगा। यहां सबसे छोटा पूछा था, इसलिए जो पर प्रयास में सबसे कम पहुंच रही थी उससे कैलकुलेशन की हमने। तो यहां पर जो आंसर है वो है 163। अब अन्य प्रकार के जो प्रश्न हैं इनके अंदर कुछ प्रश्न आपके आते हैं जिसमें कि शर्तें घुमा फिरा करके बहुत दी जाती है और आंसर नंबर के रूप में दिए जाते हैं। इनकी एक विशेष तकनीक होती है इनकी। इस पर कई सारे एक साथ क्वेश्चन है, मगर इनमें से जो है जो सबसे बढ़िया क्वेश्चन है वो है ये वाला। ये सबसे बढ़िया क्वेश्चन है, इसको देखते हैं हम। एक व्यक्ति के पास में 10 आम थे, 4 आम छोड़कर सारे आम खा लिए उसने। 10 आम थे, 4 आम छोड़ के बाकी के सारे खा लिए। अब उसके पास कितने आम बचे हैं? 6 बचने चाहिए ना। अब ये प्रश्न इतने सीधे प्रश्न हैं जो हमारे आम बोलचाल की भाषा के हैं। 10 आम थे, 4 ही आम छोड़े उसने, बाकी के तो खा लिए उसने। तो अब उसके पास कितने आम बचे हैं? 4 बचे हैं। अब हम कई बार गणित ज्यादा लगा देते हैं कि 10 में से 4 घटा दिए 6 आंसर, तो हम उल्टा कर रहे हैं। हम वो ये कह रहा था कि 10 आम में से 4 आम उसने छोड़े हैं, 10 में से 4 ही छोड़े उसने, बाकी के 6 तो उसने खा लिए। तो जब प्रश्न में साफ लिख रहा है कि 4 ही आम छोड़े हैं और लास्ट में भी यही पूछ लिया उसने कि अब उसके पास कितने आम बचे हैं, तो ऊपर ही लिखा हुआ था कि 4 आम छोड़कर, तो आंसर इसके अंदर है 4। मगर कई बार हम जल्दबाजी में आंसर ये लगा देते हैं 10 में से 4 घटा के 6। अब ये मेरे हिसाब से वास्तव में रीजनिंग को जो हम कहते हैं ना कि जनरल इंटेलिजेंस, ये बिल्कुल जनरल इंटेलिजेंस पे फिट बैठता है। कोई बहुत फॉर्मूले, बहुत बेसिक चीजें जैसे कैलेंडर घड़ी में होती हैं, उन चीजों की जरूरत नहीं है। बिल्कुल आम बोलचाल का प्रश्न है ये। इसके बाद में अगर एक ये वाला प्रश्न लें, आईएएस के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था और इसमें कहा था कि कोई कक्षा है 11 बजे प्रारंभ होती है और 2:27 पे समाप्त होती है। कि जैसे मान लो 8 बजे बैच स्टार्ट हुआ और 12:30 बजे बैच खत्म हुआ। अब लगातार 8 से 12:30 क्लास तो नहीं लगी। क्लास के बाद जब अगली क्लास, अगला पीरियड होता है तो बीच में गैप भी होता है। तो इन्होंने इस तरीके से कहा कि 11 बजे स्टार्ट होकर के 2:27 पे समाप्त होती है, मगर ये जो अंतराल है ना, इसमें 4 समान अवधि के पीरियड तो होते हैं, मगर प्रत्येक जो पीरियड लगता है उसके बाद छात्रों को 5 मिनट का विश्राम भी दिया जाता है। और यहां पर जो पीरियड लगे थे इस अंतराल में, वो कितने पीरियड लगे थे? 4। और हर पीरियड के बाद 5 मिनट का विश्राम दिया गया था। यानी कि इस विश्राम वाले समय को घटाएंगे और फिर हमें बताना है कि जो पीरियड लगे थे वो पीरियड कितने कितने समय के थे, प्रत्येक पीरियड की ठीक ठीक अवधि कितनी है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, पहले तो ये देख लेते हैं 11 बजे से लेकर के और 2:27 तक कितना समय हुआ। तो 11 से 2 तक 3 घंटे और 3 घंटे के बाद ये 27 मिनट और हैं। और 3 घंटे 27 मिनट को अगर पूरे पूरे मिनट के अंदर ही कहें तो 3 घंटे को मिनट में बदल देते हैं। ये तो टोटली कर दिया आपने, बहुत ही फास्ट कर दिया। अपना थोड़ा धीरे धीरे कर लेते हैं। 60 मिनट का एक पीरियड होता है, तो 3 घंटे के हो गए 180 मिनट, और 180 मिनट तो हुए 3 घंटे के अंतराल के, और फिर 27 मिनट और हैं। तो 180 में अगर 27 जोड़ दें तो ये जो अंतराल यहां पर है ये है 207 मिनट का अंतराल है। 207 मिनट के इस अंतराल में 5-5 मिनट का विश्राम कब दिया गया? प्रत्येक पीरियड के बाद में दिया गया। तो बताओ विश्राम जो समय अगर ये घटा दें, तो विश्राम समय अगर घटाएंगे तो कितने मिनट का विश्राम होएगा? 15 मिनट का, 20 मिनट का, या फिर 25 मिनट का? 4 पीरियड हैं और प्रत्येक पीरियड के बाद 5 मिनट का विश्राम है। तो यहां अगर इस प्रत्येक को अगर हम सीरियस ले लेते हैं अगर, तब दिक्कत होगी। पीरियड 4 हैं मगर विश्राम 3 ही होंगे, क्योंकि अगर 4 पीरियड लग रहे हैं, जैसे ये पहला पीरियड लगा, फिर उसके बाद में दूसरा लगा, फिर तीसरा लगा और चौथा लगा,
तो पहले पीरियड के खत्म होने के बाद जब दूसरा पीरियड स्टार्ट होगा तो 5 मिनट का विश्राम आएगा। दूसरा पीरियड चलने के बाद जब खत्म होके तीसरा आएगा तब 5 मिनट का विश्राम होगा। तीसरा पीरियड चलने के बाद जब खत्म होकर के चौथा पीरियड आएगा तब 5 मिनट का विश्राम होगा। पीरियड के बीच में ही विश्राम आएगा। अब चौथे पीरियड के बाद में जो है 5 मिनट का विश्राम नहीं होगा, संपूर्ण विश्राम होगा। क्लास की छुट्टी हो गई, बैच खत्म हो गया। तो यहां पर जो विश्राम हुए 4 पीरियडों के मध्य में, वो विश्राम टोटल कितने मिनट के हुए? 15 मिनट के। तो 15 मिनट का ये विश्राम वाला समय अगर घटा दें तो 192 मिनट के अंदर जो पीरियड लगे हैं वो 4 पीरियड लगे हैं। अब अगर 192 मिनट के अंदर 4 पीरियड लगे हैं तो एक पीरियड का समय कितना होगा? तो 192 में 4 का भाग लगा देंगे तो 1 का निकल जाएगा। तो 4 चौक 16, 3 बचने पे 32, 32 कटेगा 8 बार, तो ये हो जाएगा प्रत्येक पीरियड की अवधि 48 मिनट की। इसके बाद में जो है एक क्वेश्चन ये भी लेते हैं कि कोई लिफ्ट है जिसकी क्षमता है कि उसमें या तो 18 बड़े लोग जा सकते हैं, 18 प्लस वाले, 18 वयस्क लोग जा सकते हैं लिफ्ट की क्षमता में, या फिर उनकी जगह पे 30 बच्चों को भी ले जाने की उसकी क्षमता है कि या तो 18 बड़े लोग जा सकते हैं या 18 बड़े लोग की जगह केवल बच्चे जाएं तो 30 बच्चे जा सकते हैं। यदि इस लिफ्ट में यदि हम 18 वयस्क की क्षमता थी मगर लेकर के 12 ही जा रहे हैं अगर, तो 6 वयस्क की जगह खाली बचेगी क्योंकि क्षमता 18 की थी, लेके 12 जा रहे हैं लिफ्ट में, तो 6 वयस्क की जगह बच रही है, मगर इन 6 वयस्क की जगह लेकर के जाने हैं बच्चे। तो 6 वयस्क की जगह जो खाली है उस पर यदि बच्चों को लेके जाया जाए लिफ्ट में तो फिर 12 वयस्क के साथ 6 बच्चों की जगह 6 वयस्क की जगह बच्चे जाएं तो कितने बच्चे जा सकते हैं? तो देखो इसमें क्या है, इनका अनुपात बना लो कि कितने वयस्क के बराबर कितने बच्चे हैं। दोनों नंबर कटते हैं, 18 और 30 को अगर अनुपात में काटें तो 6 से दोनों कट जाएंगे, 36 18 और 6 पंजे 30, यानी कि 3 वयस्क बराबर हैं कितने बच्चों के? और अगर 3 वयस्क बराबर है 5 बच्चों के तो 3 की जगह अगर 6 वयस्क का निकालना है तो 6 वयस्क बराबर होंगे, 5 का इधर दुगना कर देंगे, कितना हो गया? 10। कि 3 वयस्क अगर बराबर है 5 बच्चों के तो 6 वयस्क बराबर होंगे 10 के। तो यहां पर हमें 6 का ही निकालना था क्योंकि 18 में से 12 ही लेके जा रहे हैं, और 18 वयस्क की जगह थी, अगर 12 ही लेके जा रहे हैं तो 6 वयस्क की जगह खाली बची, और 6 वयस्क बराबर होते हैं कितने बच्चों के? 10 के। तो यहां पर 6 वयस्क की जगह बच्चे अगर हम लेकर के जाएंगे तो वो लेके जा सकते हैं 10। एक ये वाला क्वेश्चन भी लेते हैं, आईएएस के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में 4 व्यक्तियों के पास में 100 रुपए हैं अभी, फिर एक दूसरे ने पैसे दिए और किसी से पैसे लिए, चारों ने आपस में एक दूसरे को दे के लेंगे। लास्ट में जाकर के सबसे ज्यादा पैसे किसके पास हैं, किसके पास सबसे कम है। तो यहां पर ये कर लेते हैं कि चारों के पास में 100 रुपए हैं। अब जो देगा उसके पास तो 100 रुपए में से कम कर देंगे, और जिसको मिलेगा उसके पास 100 रुपए में प्लस कर देंगे। पहली लाइन में ये पता लगा कि ए ने बी को 20 रुपए दे दिए। अगर ए ने दे दिए तो ए के पास तो 20 कम कर दो, 80, और बी के पास मिले हैं तो कितने हो गए? 120। इसके बाद कहता है जो सी को 10 रुपए देता है। ये जो शब्द बहुत दिनों बाद काम में आ रहा है, जो शब्द हमेशा होता है सेकंड नंबर के लिए या पास्ट वाले के लिए, यहां पर सेकंड नंबर इन दोनों में से है बी, यानी कि बी के बारे में बात कही गई कि बी देता है सी को 10 रुपए, बी सी को 10 रुपए देता है, ये पढ़ने में आएगा। और अगर बी दे देता है तो बी के पास तो 10 कम करके कितना लिख दें, और सी के पास 110 हो जाएगा क्योंकि 100 में 10 इसके पास जुड़ेगा। इसके बाद जिसे डी से 30 रुपए मिलते हैं, ये जोड़ जिसे हमेशा पास वाले के लिए होते हैं, यानी कि जिसे का मतलब पास वाला व्यक्ति यहां पर कौन होगा? सी होगा। तो जिसे का मतलब सी को डी से मिलते हैं 30 रुपए। अगर सी को मिलते हैं तो सी के पास तो प्लस कर दो 30, यानी कि 110 में 30 प्लस कर दें तो कितने हो गए?
140, ये वर्तमान में वैल्यू है, और डी के पास 30 कम कर दो 70, ये वर्तमान में सबके पास पैसे बचेंगे। अब बात यह है कि इस वैल्यू को देख करके क्या ये कह सकते हैं सी सबसे धनाढ्य है? तो सी सबसे धनाढ्य बिल्कुल सही बात है, उत्तर ये नहीं लगाना फिर भी, क्योंकि यहां जाएं और देखें कि इसने पूछा क्या था, कौन सा एक कथन सही नहीं है। कई बार जल्दबाजी में ऐसे फटाफट आंसर मिल जाता है अपने को, मगर वो आंसर होता नहीं क्योंकि उल्टा पूछा उसने। डी सबसे निर्धन है, ये भी सही बात है, मगर छांटनी वो है जो सही नहीं है। सी कहता है ए और डी के पास मिलाकर जितने रुपए होंगे ना, सी के पास तो उससे भी अधिक हैं। तो जोड़ के देखो कि ए के और डी के रुपए जोड़ दें तो 80 और 70 150 होते हैं। ये ए और डी के रुपए हैं और सी के पास उससे भी अधिक हैं। तो ये गलत बात है कि ए और डी के रुपए मिला दें तो 150 होते हैं और सी के पास इससे भी ज्यादा हैं। तो नहीं, यही बात गलत है। सी के पास तो कम हुए ना, क्योंकि 140 हैं और इनके मिला के रुपए होते हैं 150। तो इसके अंदर जो कथन सही नहीं है वो सी है, क्योंकि डी वाली बात कि बी डी से अधिक धनवान है, तो बी के पास डी से ज्यादा है, बिल्कुल सही बात है। तो यहां पे जो कथन सही नहीं है वो है इसके अंदर सी वाला। आज तो इसमें इतना ही करते हैं, अन्य प्रकार के जो और क्वेश्चन है ये सोमवार वाली क्लास में करेंगे अपन।